हाँ जी, देखो अपन ने कल क्या क्या डिस्कस किया था। कल अपन ने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था डैमेजेस के अंदर विंडिक्टिव, किसी की शादी टूटना या चेक का गलत डिस्काउंट होना बैंक के द्वारा, उन दोनों केसेस में कोर्ट अवार्ड करता है कि कितना डिफॉल्ट या कितना नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके पैसे रिवॉर्ड करेगा। दूसरा अपन ने पढ़ा था नॉमिनल, अगर कोई तरीके का डैमेज नहीं हुआ है तो फिर ना के बराबर डैमेजेस चार्ज किए जाते हैं ताकि दोबारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ना करे डिफॉल्टिंग पार्टी। तीसरा अपन ने पढ़ा था डिट्रोशन कॉस्ट बाय डिले, अगर ट्रांसपोर्टर की गलती की वजह से या कैरियर की गलती की वजह से गुड्स डिले हो जाता है, और गुड्स डिले होने की वजह से या तो गुड्स ही खराब हो गया या फिर वो गुड्स की वजह डिले होने की वजह से आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट या आपको कोई प्रॉफिट कमाने का मौका छूट गया, तो वो पैसे आप किससे ले सकते हो, ट्रांसपोर्टर से या कैरियर से। ठीक है। और लास्ट था प्रीफिक्स डैमेजेस। प्रीफिक्स डैमेजेस में अपन ने पढ़ा दो तरीके के होते हैं, एक तो लिक्विडिटी डैमेज और एक होता है पेनल्टी। अगर डैमेजेस जो आपने पहले से डिसाइड किए हैं वो कुछ किसी कैलकुलेशन लॉजिक या किसी एस्टिमेशन की बेसिस पर डिसाइड किए हैं तब तो उसे बोलते हैं लिक्विडेटेड, और वो बिना किसी लॉजिक के डिसाइड किए हैं तब उसे बोलते हैं पेनल्टी। उसके बाद अपन ने सेक्शन 74 पढ़ा था, उसमें बता रखा है कि इंडियन लॉ जो है वो पेनल्टी और लिक्विडिटी डैमेज के केस में सेम है, वो रीजनेबल डैमेज से कंपेयर करेगा, जो भी कम होगा वो अलाउ करेगा। लेकिन इंग्लिश लॉ जो है वो पेनल्टी के केस में पेनल्टी और रीजनेबल डैमेज से जो भी कम होगा वो अलाउ करेगा, लेकिन लिक्विडिटी डैमेज के केस में हमेशा लिक्विडिटी डैमेज ही अलाउ करेगा। ये सब अपन ने कल पढ़ा था। कल मैंने आप लोगों को एक क्वेरी करने के लिए दी थी, वो क्वेरी आपकी स्क्रीन पर सामने है, इसके आंसर्स करने हैं। आप लोग करके आए हो क्या? तो मैं आंसर लिख रहा हूँ, मैच करना। देखो इंडियन लॉ है पेनल्टी और रीजनेबल डैमेज विच एवर इज लोअर, तो कितना आंसर आएगा? 2 लाख। इंग्लिश लॉ है पेनल्टी और रीजनेबल डैमेज विच एवर इज लोअर, तो कितना आंसर आएगा? 1,50,000। इंडियन लॉ है रीजनेबल और लिक्विडिटी विच एवर इज लोअर, तो कितना आंसर आएगा? 2 लाख। इंग्लिश लॉ है तो ऑलवेज लिक्विडिटी डैमेज 275। समझ गए? ये आंसर आया इसमें, इसमें ये आंसर आया है, इसमें ये, इसमें ये। ठीक है। इंग्लिश लो है तो वापस से ऑलवेज लिक्विडिटी डैमेज, तो 2,10,000। और ये इंडियन लो है तो विच एवर इज लोअर, ये लोअर है। किस किस के आंसर सही है? सेम है सारे 6 के 6 आंसर। मैंने वो लास्ट वाले से जो है ना उन्होंने पहले इंडियन लोग इधर क्या? अच्छा, वैसे उसके हिसाब से सही करते हैं। ठीक है ना, उसके हिसाब से बस समझ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है ना। ठीक है ना, चलो अब आगे चलते हैं। ये तो हो गए अपने रेमेडीज पूरे। अदर रेमेडीज, अदर रेमेडीज में देखो क्या क्या पढ़ेंगे अपन। अदर रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहला पॉइंट है रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है कि अगर एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना कर देती है तो दूसरी पार्टी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ए प्रॉमिस्ड बी टू डिलीवर 1000 bags of product A after 15 days, but A denied to deliver. ए ने प्रॉमिस किया था कि वो 15 दिन बाद में 1000 बैग प्रोडक्ट ए की डिलीवर करेगा बी को, लेकिन ए ने क्या कर दिया? डिलीवर करने से मना कर दिया। बी कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। बी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो दूसरी पार्टी के पास भी ऑप्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सके। ये रिसेशन है। तीसरी अदर रेमेडी क्या है? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई केस ऐसा है जहां पर आपको परफॉर्मेंस ही चाहिए, आपको सामने वाले से डैमेजेस क्लेम नहीं करने, तो आप कोर्ट में उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाने का प्रॉमिस किया, लेकिन बाद में मैंने वो प्रॉमिस पूरा करने से मना कर दिया। अब मैंने आपको बोला कि डैमेजेस ले लो, नुकसान जो भी आपको हो रहा है वो नुकसान ले लो मुझसे, तो आपने बोला सर नुकसान की बात नहीं है, हमें पढ़ाने के लिए कोई और मिल नहीं रहा है, तो हमें तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। अब आप मेरे खिलाफ कौन सा केस फाइल कर सकते हो? सूट फॉर स्पेसिफिक
परफॉर्मेंस। अगर कोर्ट को लगता है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पर जो नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी है उसके लिए सही रेमेडी तभी होगी जब डिफॉल्टिंग पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करे, तो वो डैमेजेस की जगह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पूरी करने के लिए बोल सकता है। कोर्ट मुझे ऑर्डर दे सकता है कि चाहे कुछ भी हो आपको उनको पढ़ना ही पड़ेगा। तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब वो है कि कोई व्यक्ति पहले प्रॉमिस करता है किसी चीज को परफॉर्म करने का, बाद में प्रॉमिस करके पलट जाता है। तो कोर्ट जो है वो अगर डिफॉल्टिंग नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी उसके खिलाफ शिकायत करती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, तो कोर्ट जो है वो डिफॉल्टिंग पार्टी को परफॉर्म करने के लिए बाध्य कर सकता है। उसे बोलते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। समझ में आ गया? अगला है सूट फॉर इंजंक्शन। सॉरी। सूट फॉर इंजंक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति का पता चला आपको कि उसने आपको जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस से पलटने वाला है, तो आप उसको उस प्रॉमिस से पलटने से पहले ही रोक सकते हो। तो रोकने का कौन सा तरीका हो सकता है? आप उसके खिलाफ इंजंक्शन का ऑर्डर ले आओ कोर्ट से। समझ गए क्या? जैसे फॉर एग्जांपल दो लोग हैं ए और बी, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। बी जो है ना वो ए को जो उसने प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को छोड़कर कुछ और करने की सोच रहा है, तो ए उसको क्या कर सकता है? रोक सकता है। कौन सा केस लेकर, कौन सा ऑर्डर लेकर आके उसके खिलाफ? जमीन खरीद लेता है या कोई किसी की जमीन पर नहीं होगा, ये सुना है क्या आपने? तो वही चीज इंजंक्शन होती है। स्टे ऑर्डर तो जमीनों के लिए आता है या प्रॉपर्टीज के लिए आता है, और इंजंक्शन आता है कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ये करूंगा आपके लिए और मैं उसको छोड़कर कुछ और करने की सोच रहा हूँ, तो आप मुझे वो दूसरा कुछ और करने से रोक सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देते हैं। एक फिल्म स्टार है, ए फिल्म स्टार नेम्ड हैज अमिताभ बच्चन, नाम तो सुना होगा। Amitabh Bachchan has exclusively signed an egg contract, exclusively signed a contract with Yes Raj Movies to work only in their movies for next 3 years। अमिताभ बच्चन ने ना यश राज मूवीज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि जिसमें अगले 3 साल वो सिर्फ उनकी मूवीज में ही काम करेंगे। अमिताभ जी was about to enter into contract with Dharma for a movie. Yash Raj movies can stop them by bringing the suit for injunction। समझ गए क्या? एग्जाम्पल में क्या लिखा मैंने कि अमिताभ बच्चन ने यश राज मूवीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। यश राज मूवीज पता है ना कौन सी, जिनकी सबसे ज्यादा मूवी जाती है? आदित्य चोपड़ा, यश चोपड़ा जो पहले हुआ करता था। नाम नहीं सुना क्या आपने? ये जो मूवी आई थी ना, रब ने बना दी जोड़ी, चक दे इंडिया, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये सब इनकी बनाई है ये शायद मूवीज की। ठीक है, करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे, सुना होगा ना आपने, वो सब इनकी बनाई हुई है। ठीक है, बैंड बाजा बारात और बहुत सारी मूवीज है। ये तो कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने। तो ये टाइगर है, टाइगर जिंदा है, पठान है, और ये जितनी मूवीज है ना, वॉर है, वॉर टू है, ये सब जो है सब इनकी है। ठीक है, यश राज मूवीज की। तो यश राज मूवीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया अमिताभ बच्चन के साथ कि अमिताभ बच्चन अगले 3 सालों के लिए सिर्फ उनकी मूवीज में काम करेगा। लेकिन अमिताभ बच्चन जो है वो धर्मा प्रोडक्शन, धर्मा धर्मा पता है कौन सा है? करण जोहर वाला। करण जोहर का जो प्रोडक्शन हाउस है ना, वो धर्मा प्रोडक्शन है। तो धर्मा के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है कि उसकी मूवी में काम करेगा।
तो ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, वो इंजंक्शन का ऑर्डर ला सकते हैं और अमिताभ बच्चन को धर्मा प्रोडक्शन में काम करने से रोक सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सूट फॉर, और बचा इसके अंदर सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। चलो वो कर लेते हैं, वो बुक से करेंगे, ठीक है। ये रहा। Where one person has rendered services to another in circumstances which indicate an understanding between them that it is to be paid for, although no particular remuneration has been fixed. The law will infer a promise to pay. Quantum merit, that is, as much as the party doing the service has deserved. It covers a case where the party injured by the breach had at the time of breach done part but not all the work which he is bound to do under the contract, and seeks to be compensated for the value of the work done. For the application of this doctrine, two conditions must be fulfilled. It is only available if the original contract has been discharged. The claim must be brought by a party not in default. अब देखो मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप किसी के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करने गए, आप मान लो है ना, वो हो क्या बोलते हो, इंजीनियर हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हो आप, तो आपने किसी के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू करा और आपको उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक है ना घर बना कर देने का, ठीक है। घर 5 फ्लोर का था, आपने घर बनाना चालू किया, घर की वैल्यू थी मान लो आप 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था आपका, वो आपने बनाना चालू किया 10-15%, 20% आपने काम किया। उसके बाद जो घर बनवा रहा था ना, उसके पास फंड नहीं था, तो उसने बोला अभी काम रोक दो, अभी नहीं बनवाना। तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किसकी वजह से हुआ? आपकी वजह से, उसकी वजह से? उसकी वजह से हुआ है ना, गलती आपकी नहीं है। लेकिन आपने क्या कुछ काम किया अभी तक उस कॉन्ट्रैक्ट में? किया है ना, वो 20% घर तैयार किया है ना, तो आपको उसका पैसा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। वो क्वांटम मेरिट है। क्वांटम मेरिट ये नहीं बोलता कि जो डैमेज आपको वो मिलना चाहिए, क्वांटम मेरिट ये बोलता है कि जितना आप ऑलरेडी काम कर चुके हो उतना पैसा तो आपको मिलना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति को आपने नौकरी पर रखा, आपने बोला कि 3 महीने काम रहेगा, 3 महीने आने तुम्हें, उसने बोला ठीक है, लेकिन आपने उसे 15 दिन बाद ही निकाल दिया, तो आपने जो 2.5 महीने नहीं काम करवाया उसके तो आपको उसको डैमेज देने पड़ेंगे, लेकिन 15 दिन उसने आपके लिए काम किया, उसकी उसको सैलरी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? वो क्वांटम मेरिट है। क्वांटम मेरिट ये नहीं बोलता कि जो नहीं हुआ है वो पे करो, डैमेजेस की बात नहीं करते हैं, डैमेजेस तो ऊपर आ गए। क्वांटम मेरिट बोलता है कि जिसने जितना काम कर दिया उसको उसके काम का पैसा तो दो, अगर उसकी गलती नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने में। समझ गए क्या? देखो दो कंडीशन क्या है। इट इज ओनली अवेलेबल इफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिस्चार्ज, मतलब ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, सामने वाली पार्टी ने खत्म कर दिया ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। और क्वांटम मेरिट का फायदा सिर्फ कौन सी पार्टी ले सकती है? जिसकी गलती नहीं है। जो पार्टी गलती करती है वो क्वांटम मेरिट का फायदा नहीं ले सकती। अगर मैं और आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट में हैं और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 3 महीने तक आपको काम दूंगा, 15 दिन बाद में अगर मैं आपको काम से हटा दूं, मैंने हटाया, आपकी कोई गलती नहीं थी, तो गलती किसकी है? मेरी। कॉन्ट्रैक्ट मेरी वजह से टूटा है, तो आप मुझसे 15 दिन की जो सैलरी है वो लेने का अधिकार रखते हो। किसकी वजह से? क्वांटम मेरिट की वजह से। और बाकी जो 2.5 महीने मैंने आपसे काम नहीं करवाया, जल्दी आपको छोड़ दिया, उसका आपको क्या मिल सकता है? डैमेजेस। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये चीज है। The object of allowing a claim on quantum merit is to recompensate the party or the person for value of work which he has done. Damages are compensatory in nature, while quantum merit is restitutory. Restitutory का मतलब होता है जो किया है उतना तो मिलेगा, और damages का मतलब होता है जो कर सकते थे उसकी वजह से जो नहीं कर पा रहे। जैसे आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट लिया, उस वजह से आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाए, तो वो डैमेजेस है, वो आप क्लेम कर सकते हो डैमेजेस के हिसाब से। और जितना काम आपने मेरे लिए कर दिया उसके बदले जो आपका पैसा का अधिकार, it is but reasonable compensation awarded on implication of a contract to remunerate, where a person orders only 12 bottles of a whiskey from a wine merchant but also receives 2 bottles of brandy and the purchaser accepts them, the purchaser must make a reasonable price for the brandy। इस पे, और उसने 12 बोतल विस्की के साथ 2 बोतल ब्रांडी की भी भेज दी, और आपने वो 2 बोतल ब्रांडी की रख ली, या तो आप मना कर देते नहीं चाहिए, रख ली तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ी है वो, नहीं है ना कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हो क्या? जो किसी चीज के साथ में फ्री हो।
जैसे बड़े बड़े होटल्स वगैरह में अगर आप है ना रुकते हो तो जनरली ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है, तो अगर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड तो वो कॉम्प्लीमेंट्री आपके उसमें शामिल है, और अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो आपको उसके लिए अलग से पे करना पड़ता है। लंच और डिनर जनरली शामिल नहीं होते, जनरली हो सकता है कि आपने लंच डिनर वाला पैकेज भी लिया हो, लेकिन जनरली नहीं होते। जनरली क्या शामिल होता है, खाली ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेस इन द फॉलोइंग केसेस। अब कौन कौन से केसेस है जहां पर क्वांटम मेरिट आप ले सकते हो? व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड है, बिनिशियो है, या फिर कोई एग्रीमेंट बाद में जाकर वॉइड हो जाता है, तो आपने सेक्शन 64 पढ़ा था ना कि जो 65 कि जो भी पार्टी ऑलरेडी बेनिफिट दे चुकी है वो बेनिफिट वापस ले सकती है, उसका पैसा ले सकती है। जैसे मैंने आपको कोई प्रोडक्ट सप्लाई करने का प्रॉमिस किया था, वो सप्लाई करते उससे पहले गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया, तो अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड। लेकिन आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त क्या दिया था, 2 लाख रुपए का एडवांस दिया था, तो मुझे वो वापस देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे ना। कौन सा सेक्शन था वो, 65। तो एक तरीके से किसका एग्जाम्पल दे रहा है, सेक्शन 65 का। ये क्वांटम मेरिट का एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा, व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू सो ग्रेटिटुअसली, ये आपका आएगा यूनिट नंबर 6 में, ठीक है। जब आपने किसी के लिए कुछ किया और आपका मकसद उससे ग्रेटिटुअसली करना नहीं था। ग्रेटिटुअसली का मतलब समझते हो क्या, कि कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। ग्रेटिटुअस का मतलब होता है एहसान करना। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आपने प्याऊ पे पानी पिया, उसकी चार्जेबिलिटी होती है, क्या पैसे लगते हैं क्या प्याऊ पे? नहीं लगते ना। लेकिन जब कोई आप बस से ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे और वो पानी की बोतल बेचने वाला था ना, पानी 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 करता हुआ है, आपने उसे एक पानी की बोतल लेकर पानी पी ली, आप उसका पे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो ग्रेटिटुअसली नहीं कर रहा है। ग्रेटिटुअसली का मतलब वो मदद नहीं कर रहा है, वो बेच रहा है उसको वहां पर। समझ गए क्या? प्याऊ के ऊपर बेच नहीं रहा है, प्याऊ के ऊपर मदद कर रहा है। तो कोई टास्क अगर ग्रेटिट्यूसली किया जा रहा है तो उसका तो पेमेंट नहीं करना होता, लेकिन अगर नॉन ग्रेटिट्यूस है तो पेमेंट करना पड़ेगा। आप भंडारे में खाना खाते हो तो पेमेंट करना पड़ता है या नहीं? लेकिन अगर होटल में खाना खाते हो तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? ग्रेटिट्यूसली नॉन ग्रेटिट्यूसली में वो चीज है। when there is an express or implied contract to render services but there is no agreement as to remuneration। जहां पर आपने सर्विसेज रेंडर करने का तो एग्रीमेंट कर लिया लेकिन रेमुनरेशन डिसाइड नहीं किया, तो रेमुनरेशन डिसाइड होगा। जैसे वो 2 ब्रांड एक्स्ट्रा ले ली 12 के साथ, तो रेमुनरेशन डिसाइड नहीं था कौन सी कितनी रेट दी जाएगी, तो जो भी मार्केट वैल्यू वो पे की जाएगी, रीजनेबल प्राइस पे की जाएगी। आगे when one party abandons or refuses to perform the contract, जहां पर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से मना कर देती है, तो दूसरी पार्टी क्या ले सकती है उससे, जो भी उसने वर्कआउट की, जो भी उसने काम किया उसके काम का पैसा, ठीक है। और जो काम उसका नहीं मिल पाया उसका डैमेजेस। आगे चलते हैं और कौन से पॉइंट्स अप्लाई होते हैं। व्हेन एक वेर ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिवाइजेबल एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट डिवाइजेबल, डिवाइजेबल का मतलब समझते हो, अलग अलग हिस्सों में बढ़ सकता है, और आपने जो हिस्सा, एक हिस्सा पूरा हो गया उसका बेनिफिट ले लिया। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपने मुझे बोला कि एक तो हाउस बनाना है मुझे और एक ऑफिस बनाना है, ठीक है। मैंने ऑफिस बनाकर दे दिया आपको, घर बनाना बाकी था, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया मुझे, तो जो ऑफिस मैंने बनाया उसके पैसे तो लूंगा ना, डिवाइजेबल वर्क है ना। ऑफिस और हाउस अलग अलग डिवाइजेबल वर्क है, ये एक वर्क हो गया, एक वर्क हो गया। समझ गए क्या? आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को 3 रूम तैयार करने के लिए बोला था, उसने एक रूम तैयार कर दिया, और आपने तीनों रूम के अलग अलग रेट पैसे डिसाइड कर रखे थे, तो एक रूम बाकी 2 रूम से डिवाइजेबल है ना। डिवाइजेबल का मतलब समझ रहे हो क्या, कि अलग हिस्सा निकाल सकते हो और उसका पैसा भी अलग कैलकुलेट कर सकते हो, उसे डिवाइजेबल बोलते हैं। तो ये ऑफिस के चार्जेस तो पे करने पड़ेंगे। समझ गए क्या? आगे, when an indivisible contract for a lump sum is completely performed but badly, the person who has performed the contract can claim the lump sum but the other party can make a deduction for the bad work। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी व्यक्ति को बोला था कि मेरे लिए 5-6 काम करके देने के लिए, आपने उसको बोला था, उसने 5-6 काम कर दिए, लेकिन उसने किसी काम में कमी रख दी। कमी का मतलब समझते हो, अच्छे से नहीं किया, तो आपको उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन आप उसके बैड वर्क का पैसा कट कर सकते हो। समझ गए कि खराब काम का कुछ हिस्सा काट सकते हो, जो भी रीजनेबल हिस्सा होता है। तो बैड वर्क का पैसा काटने का अधिकार होता है, चाहे सामने वाली पार्टी ने परफॉर्म कर दिया। समझ गए? क्लियर है? तो ये यहाँ तक हो गए 6 पॉइंट। ये 6 पॉइंट किसके एग्जाम्पल है, क्वांटम मेरिट के। अब आपको 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, 12 एंड 13। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 देखो। एक्स wrongfully revoked Y's his agent authority before Y could complete his duties।
held Y to recover as a quantum merit for the work he has done and the expenses he has incurred in the course of duties as an agent. जो एजेंट है उसने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम किया और जो ड्यूटी थी वो ड्यूटी पूरी होने से पहले ही एक्स वाई को रिमूव कर दिया, एजेंट को रिमूव कर दिया। तो एजेंट का ये अधिकार बनता है कि जितना उसने काम किया है उसके पैसे प्लस जो भी उसके एक्सपेंसेस उस काम के चलते लगे हैं वो एक्सपेंसेस किससे रिकवर कर सके, वो प्रिंसिपल से क्वांटम मेरिट के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 देखो। A agrees to deliver 100 bales of cotton to B at a price of rupees 1000 per bale. The cotton bales were to be delivered in two installments of 50 each. A delivered the first 50 installment but failed to supply the second. B must pay for 50 bags. ये वाला पॉइंट देखो, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट डिवाइजेबल है और जो पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट है उसने बेनिफिट एंजॉय किया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा और कॉन्ट्रैक्ट के अलावा बाकी चैप्टर्स भी पढ़ाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट के पैसे तो इतने, बाकी चैप्टर्स के पैसे इतने। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दिया लेकिन बाद में आगे पढ़ाने से मना कर दिया, तो डिवाइजेबल है ना अपना कॉन्ट्रैक्ट। अपने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे अलग से डिसाइड किए थे और बाकी चैप्टर्स के अलग से। तो मैंने एक पोर्शन जो डिवाइजेबल है वो पढ़ा दिया आपको, तो गलती मेरी है, कॉन्ट्रैक्ट मैंने तोड़ा है, लेकिन फिर भी मैं उसके पैसे आपसे ले सकता हूँ क्योंकि आपने वो बेनिफिट एंजॉय किया है। यहाँ पर ए ने बी को प्रॉमिस किया था 100 बेल्स डिलीवर करने के कॉटन के। बेल्स का मतलब गांठ होती है, ठीक है ना, गांठ का मतलब एक बड़ा सा पार्सल मान लो। तो 100 बेल्स डिलीवर करने का प्रॉमिस किया था ए ने बी को। 50-50 के 2 ऑर्डर डिलीवर करने थे, मतलब इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी करनी थी, सिंपल सी बात है। तो ए ने बी को 50 तो डिलीवर कर दी, एक इंस्टॉलमेंट डिलीवरी तो डिलीवर कर दी, दूसरी करने से पहले मना कर दिया। लेकिन अगर एक साथ 100 डिलीवर करने होते और 50 डिलीवर करके मना कर देता तब तो क्वांटम मेरिट का बेनिफिट नहीं मिलता। यहाँ पर क्या करना था, इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी करनी थी, मतलब 50 का अलग 50 का अलग। तो वो 50 अलग है, वो डिवाइजेबल है ना, दोनों 50-50 अलग बांट सकते हो आप। तो पहला 50 जो डिलीवर हो चुका है उसका पैसा ए बी से रिकवर कर सकता है। क्लियर है? हाँ भाई, यहाँ पर आके आपका ये यूनिट पूरा होता है। मैं इसको यूनिट को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको 5 मिनट के अंदर। देखो यूनिट नंबर 5 अपन ने डिस्कस की है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब दो पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो और दोनों में से कोई भी एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में अपना परफॉर्मेंस पूरा करने से मना कर दे, उसे अपन बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक तो है एक्चुअल और एक है एंटिसिपेटरी। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब आपने डेट ऑफ परफॉर्मेंस के पहले ही किसी दिन परफॉर्म करने से मना कर दिया। जैसे मुझे आपको 25 तारीख को कुछ पढ़ाना था और मैंने 20 तारीख को मना कर दिया कि मैं तो नहीं पढ़ा सकता, तो वो क्या है, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने परफॉर्मेंस चालू होने से पहले ही मना कर दिया, कुछ हुआ ही नहीं उससे पहले ही मना कर दिया, तो वो तो है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द परफॉर्मेंस। और आपने परफॉर्म करना चालू किया लेकिन उसे पूरा किए बिना छोड़ दिया, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। क्लियर है? अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है, तो फिर अपन ने पढ़ी थी रेमेडीज। रेमेडीज में अपन ने सबसे पहले पढ़ा था डैमेजेस, और डैमेजेस में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, डैमेजेस में अपन ने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था ऑर्डिनरी डैमेज। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच होता है तो जो भी नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी है उसका जो भी नुकसान होता है वो नुकसान वो ऑर्डिनरी किससे रिकवर कर सकती है, डिफॉल्टिंग पार्टी से। अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आप मुझसे डैमेजेस ले सकते हो, आपने तोड़ा तो मैं आपसे ले सकता हूँ, जो भी सामान्य नुकसान हुआ है। लेकिन नुकसान तभी रिकवर किया जा सकता है जब नुकसान हुआ हो और उससे कम करने की कोशिश की गई थी लेकिन फिर भी वो नुकसान कम हुआ नहीं है। समझ गए क्या? जानबूझकर नुकसान करा लिया वो क्लेम नहीं हो सकता, हो गया वो नुकसान क्लेम हो सकता है। दूसरा है स्पेशल डैमेज। स्पेशल डैमेजेस तब क्लेम किए जा सकते हैं जब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के बारे में आपने कम्युनिकेट कर दिया था सामने वाली पार्टी को, फिर भी सामने वाली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। जैसे मैंने आपको गुड्स डिलीवर करने का प्रॉमिस किया और आपने मुझे बोल दिया था कि ये गुड्स हम आगे नितिन सर को बेचे हैं, फिर भी मैंने आपको गुड्स डिलीवर नहीं किए, तो मेरी वजह से आपके और नितिन सर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट खराब हो गया ना, तो आपका प्रॉफिट का नुकसान हो गया। तो सिर्फ ऑर्डिनरी नहीं, आप उससे स्पेशल डैमेज क्लेम कर सकते हो। क्लियर है? तीसरा था विंडिक्टिव। दो केसेस में विंडिक्टिव या एक्सप्लेनरी डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। वो दो केसेस कौन कौन से थे, शादी के प्रॉमिस को तोड़ना और दूसरा बैंक के द्वारा चेक का गलत डिसऑनर कर देना। दोनों केसेस में क्योंकि आप किसी स्पेसिफिक मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते कि डैमेज कितना हुआ,
कैसे कैलकुलेट करोगे? किसी की रेपुटेशन को, किसी के इमोशंस को, किसी की गुडविल को क्या नुकसान पहुंचा है, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता ना वो कैलकुलेट करने का। तो दोनों केसेस में कौन कैलकुलेट करेगा? कोर्ट। कोर्ट विल डिसाइड कि कितना डैमेज रिवॉर्ड होना चाहिए। चौथा अपन ने पढ़ा था नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस का मतलब था कि जब कोई डैमेजेस हुआ ही नहीं हो तो ना के बराबर डैमेजेस अवॉर्ड किए जाते हैं, जैसे 10 रुपए, 1 रुपए, 100 रुपए, ऐसे, क्योंकि सामने वाले पार्टी को नुकसान नहीं हुआ लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना गलत है, इसीलिए बस उसके लिए अवॉर्ड किए जाते हैं। पांचवा क्या था? डिट्रोशन कॉस्ट बाई डिले। अगर गुड्स खराब हो जाता है डिले की वजह से, या डिले की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से चला जाता है, तो जो भी ट्रांसपोर्टर या कैरियर वगैरह है उनसे आप उसकी लॉस की रिकवरी कर सकते हो। लास्ट अपन ने पढ़ा था प्रीफिक्स्ड। प्रीफिक्स डैमेजेस का मतलब होता है कि अगर आपने डैमेजेस एडवांस में ही डिसाइड कर लिया हो तो उसे फिर क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स डैमेजेस। प्रीफिक्स डैमेजेस में दो तरीके के होते हैं, एक तो पेनल्टी और एक लिक्विडिटी डैमेजेस। अगर आपने बिना किसी लॉजिक के डैमेजेस डिसाइड किए हैं तब तो उसे बोलते हैं पेनल्टी, और अगर आपने किसी लॉजिक के साथ डैमेजेस डिसाइड किए तो उसे बोलते हैं लिक्विडिटी डैमेजेस। इंडियन लॉ जो है वो पेनल्टी और लिक्विडिटी डैमेज दोनों के केस में बराबर है, चाहे पेनल्टी हो चाहे लिक्विडिटी डैमेज हो, उसे रीजनेबल डैमेज से कंपेयर करेंगे और जो भी कम होगा वो अलाउ किया जाएगा। लेकिन इंग्लिश लॉ जो है वो पेनल्टी के केस में तो ये फॉलो करता है कि विच एवर इज लोअर पेनल्टी और रीजनेबल डैमेज, विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड। लेकिन अगर लिक्विडिटी डैमेज है ना तो हमेशा, और बाकी अपने डैमेजेस पूरे हो गए थे, फिर अपन ने क्या पढ़ा? रिसेशन। जो 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 भी पार्टी नॉट एट डिफॉल्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है? रिसाइड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, कैंसिल करके अपना जो भी डैमेजेस वगैरह वो क्लेम कर सकती है। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस मैंने तोड़ दिया, तो आप भी अपना प्रॉमिस पूरा करने से तोड़ सकते हो, मना कर सकते हो, रिसेशन। तीसरा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर कोई सॉरी, अगर मान लो कोई केस ऐसा है जहां पर सामने वाली पार्टी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस किया था कुछ करने का और उसने प्रॉमिस पूरा करने से मना कर दिया, लेकिन आपको डैमेजेस नहीं चाहिए, आपको तो जो उसने प्रॉमिस किया था ना वो प्रॉमिस ही पूरा करवाना है, तो आप कोर्ट में कौन सा केस दायर कर सकते हो उसके खिलाफ? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर कोर्ट को लगेगा कि यहाँ पर रेमेडी के रूप में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही होनी चाहिए, जो डैमेजेस वगैरह है वो फेयर रेमेडी नहीं है, तो कोर्ट सामने वाले पर्सन को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस परफॉर्म करने के लिए बोल सकता है। चौथा पॉइंट है सूट फॉर इंजंक्शन। जब एक व्यक्ति अपना प्रॉमिस करता है और वो प्रॉमिस तोड़ने वाला है तो सामने वाली पार्टी उसको उस प्रॉमिस को तोड़ने से रोक सकती है। जैसे एक फिल्म स्टार ने किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि 2 साल 3 साल के लिए मैं आपकी मूवीज में ही काम करूंगा। अब वो फिल्म स्टार किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस की मूवी साइन करने जा रहा है, तो जो पहले कॉन्ट्रैक्ट जिस प्रोडक्शन हाउस के साथ किया है वो सूट फॉर इंजेक्शन करके उस फिल्म स्टार को दूसरे प्रोडक्शन हाउस में काम करने से रोक सकता है। दिस इज सूट फॉर इंजेक्शन। और लास्ट था सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है बराबरी का अधिकार। अगर मान लो एक व्यक्ति है, उसने आपके लिए कुछ काम किया और आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो उसने जितना काम किया उतना पैसा मिलना उसका अधिकार है। जैसे कोई वर्कर आपके यहाँ पर 10 दिन आया और आपने बाद में काम नहीं करवाया, तो 10 दिन के पैसे तो दो उसको। आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, उसकी क्या गलती, वो तो काम करने के लिए तैयार ही था, तो 10 दिन की सैलरी, 10 दिन की वेजेस उसे मिलनी चाहिए। दिस इज सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। इसमें 5 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे अभी, उन केसेस में क्वांटम मेरिट अप्लाई होता है। क्लियर है? ये अपना यूनिट नंबर 5 खत्म होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसमें बिफोर द परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर रेमेडीज में, डैमेजेस में ऑर्डिनरी, स्पेशल, विंडिक्टिव, नॉमिनल, डिटोशन कॉस्ट बाय डिले और प्रीफिक्स्ड। प्रीफिक्स में 2, पेनल्टी और लिक्विडेटेड। ठीक है? इंडियन लॉ दोनों में सेम रूल है। इंग्लिश लॉ पेनल्टी के केस में रीजनेबल डैमेज और पेनल्टी विच एवर इज लोअर, और लिक्विडिटी डैमेज के केस में ऑलवेज लिक्विडिटी डैमेज। ठीक है? उसके बाद रिसेशन, जो भी नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी है, अगर डिफॉल्टिंग पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी उसे कैंसिल कर सकती है। फिर उसके बाद सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन, एंड लास्ट इज सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। ये 5 पॉइंट रेमेडीज के रूप में अवेलेबल है, और डैमेजेस के अंदर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। क्लियर? समझ में आ गई यूनिट? किसी को कोई डाउट इस यूनिट में? नहीं? कल अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6। ठीक है? चलो कल मिलते हैं। बाय एवरीवन।